अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं एपिसोड नंबर 2 लेकर आई हूँ, ब्यूटी इन द डार्कनेस। अस कलम ताबीर खान। चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये फ्रिक्शनल बेस नावल है। सूरज की हल्की हल्की किरणें पर्दे से होती हुई असल के चेहरे पर पड़ रही थी। वो जो रात से बेहोश पड़ी थी, इसे सूरज की तपिश का एहसास अपने चेहरे पर हुआ तो इसने अपनी आंखें खोली। अपने चेहरे पर हाथ रखकर वो उठकर बैठ गई। वही तपिश इसके हाथ पर महसूस हुई तो इसने अपने हाथ की तरफ देखा तो इसका चमकता सफ़ेद हाथ पर बारीक और रेड लाइंस पड़ी हुई थी। इतने अजीब निशानात देखकर ज़ोरदार चीख उसके हलक से निकली। बारिश उसकी चीख से उठ उठ गया था। ये मेरे हाथ को क्या हो गया है? वो अपने हाथों को देखते हुए खुद से बोली। डरो नहीं, तुम, ये ठीक हो जाएगा, बारिश ने उठते हुए असल के नज़दीक आते हुए कहा। वो अपने हाथ को देख रही थी। बारिश की आवाज़ पर नज़रें ऊपर की। इसके चेहरे पर ब्लैक और रेड रंग की लाइंस पड़ी हुई थी। तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? वो गुस्से से बोली और उसकी खूबसूरत आंखों में रेडनेस आ रही थी। एक पल को बारिश की नज़र इसके इन आंखों पर ठहर गई थी। ये तुम्हारा नहीं, मेरा रूम है और तुम इस वक्त मेरे घर में मौजूद हो, बारिश ने असल को बताया था। असल ने रूम की तरफ देखा। रूम बहुत ही शानदार था, खूबसूरत मेहरून रंग के जालीदार पर्दे बड़ी बड़ी ग्लास विंडो पर लगे हुए थे। दीवार का रंग ऑफ वाइट था। बड़े ही खूबसूरत लैंप बेड के साथ कोने पर जल जल रहे थे। सामने ही एक सोफ़ा सेट था जिसका रंग मेहरून था। सोफ़ा सेट के बराबर में लाइट ब्राउन दो खूबसूरत बना फूलों के वेस रखे हुए थे और इसका रूम नहीं था। वो फ़ौरन बेड से उठी और बाहर जाने लगी। इतना गौर करने के बाद इसको पता लगा कि इसका रूम नहीं है। भाई डायरेक्ट लिख दो कि कमरा खूबसूरत था। राइटर भी ना हर चीज़ को करती हैं। अच्छा क्या कहें। वो इसका रूम नहीं था। वो फ़ौरन बेड से उठी और बाहर जाने लगी। बारिश ने हाथ पकड़कर असल को अपनी तरफ खींचा। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। बारिश ने असल की आंखों में आंखें डालकर सख्त लहजे में कहा, हट, दूर हटो मुझसे। तुम्हारी असलियत मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम कौन हो। बारिश इसे अपना हाथ छुड़वाते हुए असल से नफरत भरे अंदाज में कहा। वुल्फ। इसकी आंखें फुल रेड हो गई थी। तुम तुम इनमें से एक हो जिसने मेरे पेरेंट्स को मार डाला था, वो भी बेदर्दी से। तुम मर क्यों नहीं गए कल जब मैंने तुम पर चाकू से वार किया था? लेकिन इस बार नहीं बच सकोगे। तुम इस चाकू से मारूंगी तो मैं कभी नहीं मरूंगा। बारिश ने खून से भरे चाकू की तरफ इशारा किया। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। असल को बहुत गुस्सा आ रहा था। इसकी ये बात सुनकर रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर भागी। वो भागती हुई लाउंज में आई जहाँ 3 बड़े बड़े दरवाजे थे, साथ ही गिलास डोर थे जिन पर ग्रे रंग के भारी पर्दे डाले हुए थे। पूरे लाउंज में लाइट लाइटर्स जल रही थी। 3 छोटे बड़े दायर्स के फूलों वाले गुलदान के साथ पेंटिंग लगी हुई थी दीवारों पर। इसे इतना बड़ा बंगला था। कुछ पल के लिए असल रुकी। इसने अपने लेफ्ट साइड देखा। सामने कदावर शीशे पर नजर पड़ते ही इसे अपने चेहरा देखकर यकीन नहीं आया। इसका वैम्पायर रूप आप पूरी तरह असल पर आ चुका था। इसके नाजुक पिंक होंठों से नुकीले दांत बाहर निकल आए थे। इसके हाथों पर काली और लाल रंग की लाइंस और डार्क हो गई थी। सियाह काले बाल नीचे से रेड हो गए थे। ये ये मैं नहीं हूँ। अपने चेहरे को छूते हुए वो ज़ोर से चीखने लगे। इसके नाखून भी लंबे और लाल रंग के हो रहे थे। इसकी चीख पूरे बंगले में गूंजने लगी थी। इसने मिरर के पास रखे छोटे वाज को उठाया और मिरर पर दे मारा। शीशा कच्चे कच्चे होकर इसके कदमों में गिरा था। असल अपना खतरनाक रूप देखकर वहीं शीशे की तरफ चमकते फर्श पर बैठ गई। बारिश भी असल असल के पीछे ही आया था और वो एक वैम्पायर थी और ये सच उससे आज नहीं तो कल पता चलना ही था। हवा के झोंके की तरह असल के नज़दीक आया। असल ने अपने नज़दीक बारिश को आते देखा तो कांच का एक टुकड़ा उठाया। तेजी से खड़ी हुई बारिश के सीने में वो कौंपने ही वाली थी। बारिश की आंखों की तपिश असल पर पड़ी तो वो रुक गई। बारिश की आंखें ग्रे और ब्लैक रंग की हो रही थी। असल गुस्से से बारिश को आंखों में देखने लगी। असल की हार्ट बीट तेज़ हो रही थी। इसका इंसानी रूप वापस आ गया था। इसके चेहरे पर वो ब्लैक लाइंस हट गई थी। नुकीले 4 दांत वापस से अंदर जा चुके थे। असल को समझ नहीं आया था वो क्यों रुक गई। वो तो इस बारिश को मार देना चाहती थी। असल के हाथ से कांच का टुकड़ा छूट कर नीचे गिरा तो असल ने नजरें झुका ली। वो पीछे हुई और बाहर लाउंज की तरफ जाने लगी। रुको असल। बारिश एक बार फिर से असल के पीछे आवाज़ लगाते लगाते हुए
لگائے ہوئے آیا، پر جب تک اصل لان میں قدم رکھ چکی تھی، جیسے اصل نے اپنا پاؤں لان میں رکھا، اس کی پوری باڈی چلنے لگی تھی۔ وہ وہیں چکرا کر لان میں گر گئی۔ سورج کی روشنی اصل سے برداشت نہیں ہو سکتی تھی، اس کی سیاہ خوبصورت آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ بارش ہی نکلتا ہے منہ سے، رائٹر اتنا عجیب نام رکھیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا نا۔ بارش بارش تیزی سے اصل کو اٹھائے اندر لاؤنج میں آیا، صوفے پر لٹا دیا۔ اصل کی پوری باڈی ریڈ ہو گئی تھی۔ میں کون ہوں؟ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ہلکی آواز میں خود سے کہنے لگی۔ تم ویمپائر ہو میری پیاری بیٹی اصل۔ کسی کی آواز اصل کے کانوں میں گونجی۔ اس کی آواز کے بعد اصل کی آنکھیں جو تھوڑی تھوڑی کھلی ہوئی تھی بند ہو چکی تھی۔ بارش کچھ دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ اصل کو کسی بھی طرح کی تپش برداشت نہیں ہوگی۔ بارش ایک ولف تھا، اس کا بلڈ گرم تھا، اس کی باڈی ہمیشہ ہی گرم رہتی تھی۔ اصل ایک ویمپائر بن گئی تھی اور ابھی تو اس کو کیا کیا برداشت کرنا تھا۔ چیمپئر گرم تپش یا سورج کی روشنی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ویمپائر کا بلڈ ہمیشہ ٹھنڈا رہتا تھا، ان کو ٹھنڈک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس وجہ سے اصل کو اپنے اوپر بارش کی آنکھوں کی تپش محسوس ہوتی تھی جب بھی بارش اصل کو دیکھتا تھا۔ جب وہ اس جگہ 8 سال بعد آئی جب ریسٹورنٹ میں ڈنر کے دوران اس سے گرم ہوا محسوس ہوئی تھی، وہ بارش ہی تھا جو اصل پر نظر رکھے ہوا تھا، اور وہ یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا تھا۔ جب وہ بارش کی آنکھوں میں دیکھتی تھی، یہ بارش اس کی طرف دیکھتا تھا۔ درد سے بھی تو اصل کو پل میں اس کی تپش کا احساس ہو جاتا تھا۔ وہ ایک ویمپائر کی بیٹی تھی اور بہت جلد ہی اصل کو اس کی ویمپائرز پاور ملنے والی تھی، اور اس رات جب اصل نے بارش پر چاقو سے وار کیا تھا، اس وقت اس نے اپنی ساری پاورز مل چکی تھی۔ کیٹی کی صبح 11 بجے آنکھ کھلی تھی۔ وہ فریش ہو کر کچن میں بریک فاسٹ بنانے کے لیے چلی گئی تھی۔ اصل ابھی تک سو رہی ہے، وہ تو شور سن کر اٹھ جاتی ہے، کیٹی نے سوچتے ہوئے میز پر بریڈ اور چیز رکھ کر اصل کے روم میں اصل کا روم نوک کیا۔ اصل میں نے بریک فاسٹ ٹیبل پر لگا دیا ہے، آ جاؤ، کیٹی دروازہ نوک کرتے ہوئے بولی۔ کوئی آواز نہ آنے پر اصل نے دروازہ کھولا تو اصل اپنے روم میں نہیں تھی۔ کیٹی اندر چلی گئی، واش روم چیک کیا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ سیل فون بھی سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا تھا، کار کی چابی برابر میں ہی رکھی ہوئی تھی۔ اصل کہاں چلی گئی ہو؟ فون بھی لے کر نہیں گئی اپنا؟ مارننگ واک پر تو اس ٹائم نہیں ہوگی، شاید ایسی باہر چلی گئی ہو۔ اصل کا کچھ نہیں پتا کب کیا کرے، وہ کیٹی سوچتے ہوئے ٹیبل پر بیٹھ کے کافی پینے لگی۔ فون رنگ کی آواز پر اس نے سیل فون پر نظر دوڑائی تو اس کی موم کا فون آیا تھا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ 1 منٹ بات کرنے کے کیٹی نے جلدی سے بریک فاسٹ واپس کچن میں رکھا اور روم سے بیگ لیا، اور چٹ پر اس نے کچھ لکھا اور وہی ٹیبل پر رکھ کر چلی گئی تاکہ جب اصل آئے تو پڑھ لے۔ کیٹی کی بہن سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ سر پر سیڑھی کا کونا لگنے سے خون بہت بہہ گیا تھا، وہ بہت سیریس کنڈیشن میں تھی۔ جازل ترکی پہنچ چکا تھا۔ ترکی ایئرپورٹ سے باہر آیا، وہ بہت خوش تھا۔ اصل کو اس نے ٹائمنگ نہیں بتائی تھی کہ وہ کس ٹائم آنے والا ہے۔ ایئرپورٹ سے باہر آیا، ایک کیب روک کر اس میں بیٹھ گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے میں وہ اصل کے گھر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ بیک گراؤنڈ کی آوازوں کو اگنور کیجیے گا کیونکہ یہاں تو ہر وقت شور ہوتا ہے۔ کیب سے اتر کر اس نے اپنا بیگ باہر نکالا، سامنے بنے لکڑی کے دروازے کی طرف چلا گیا۔ جازل نے ڈور بیل بجائی، اسٹریٹ کے ارد گرد دیکھنے لگا۔ چاند کی روشنی سے گلی ہلکی ہلکی روشن ہو رہی تھی۔ وہ گیٹ کھولنے کا ویٹ کر رہا تھا پر گیٹ نہیں کھلا تھا۔ کیٹی اور اصل گھر پر نہیں تھی۔ اس نے سیل فون پر اصل کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے کہا۔ شام ڈھل چکی تھی، نیلے آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ اصل ہوش میں آؤ، تم اب باہر جا سکتی ہو، کوئی انجان آواز اس کے کانوں میں گونجی تو اصل جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ رات کا اندھیرا پھیلتے ہی اصل بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، اس سے اپنے اندر کوئی طاقت فیل ہو رہی تھی۔ جازل کی آواز اس کے کانوں میں آئی تھی، اصل اور کیٹی گھر پر نہیں ہیں۔ اصل کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی تھی، وہ پل میں وہاں سے غائب ہو گئی تھی اور اس وقت وہ جازل کے بالکل پیچھے کھڑی تھی۔ وہ چونکی تھی کہ وہ اس کے اتنے قریب یہاں کیسے پہنچ گئی۔ جازل اصل نے جازل کو پکارا۔ جازل نے مڑ کر دیکھا تو اصل پیچھے کر تھی۔ یار کہاں تھی؟ میں کب سے ویٹ کر رہا ہوں تمہارا، جازل نے اصل سے پوچھا۔ کیٹی بھی نہیں گھر پر، اس کا مطلب اصل نے دل میں سوچا۔ میں قریب میں ہی گئی تھی، جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا وہ بتا کر جازل کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چلو اندر چلتے ہیں، اصل کہتے ہوئے گیٹ کے سائڈ پر لگے لیٹر باکس سے گھر کی چابی نکالی اور گیٹ کھولنے لگی۔ تو تم چابی یہاں رکھتی ہو؟ جازل نے بڑی حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں، اصل نے مسکرا کر جواب دیا۔ گیٹ کھول کر اندر چلے گئی۔ جازل بھی اس کے پیچھے اندر آیا تھا۔ بارش کو پتا تھا اصل اس کے گھر میں سیف ہے اور اصل کو اتنی جلدی ہوش نہیں آیا ہوگا، پر باسل کو کیا پتا تھا کہ اصل کو شام ہوتے ہی ہوش
आ जाएगा। बारिश इस वक्त एक घने जंगल में था। कल रात जो खौफनाक वैम्पायर बारिश के सामने आया था, आज वो कौन था? वो यही जानने इस वैम्पायर जंगल में आया था जहाँ ज़्यादातर वैम्पायर का बसेरा था। बारिश को यहाँ वो वैम्पायर नहीं मिला, लेकिन दूसरे वैम्पायर से बारिश का सामना हुआ। 3-4 कम उम्र वैम्पायर ने बारिश को चारों तरफ से घेर लिया था। चारों वैम्पायर ने बारिश पर छलांग लगा दी। बारिश के नेक पर एक वैम्पायर ने एक लंबे लंबे नाखून से नेक पर हमला कर दिया था। बारिश की गर्दन से खून निकलने लगा। पल में ही वो अपने वुल्फ रूप में आया था। वो इन कम उम्र वैम्पायर पर जोरदार धाड़ता हुआ इन पर गिराया। इनमें से एक वैम्पायर के नेक पर काटा। वो वैम्पायर उसी वक्त मर गया था। 3 वैम्पायर वहां से भाग गए थे। अपने साथी वैम्पायर को जमीन पर बेसुध पड़ा देखा तो बारिश अपने इंसानी रूप में वापस आ गया था। अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था, वापसी के लिए मुड़ गया था। बारिश बंगले में गया तो असल वहाँ नहीं थी। कुछ आवाज़ें इसके कानों से टकराई। वो आवाज़ असल की थी। वो किसी से बात कर रही थी। ये सारे गिफ्ट मोम ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। जाजिल ने गिफ्ट इनके असल के सामने मेज़ पर रखते हुए कहा, इन सब की ज़रूरत नहीं थी जाजिल। उसने एक नज़र गिफ्ट की तरफ देख कर बोली, मुझे तुम्हारे गिफ्ट का वेट है। तुम क्या लाए हो? इसके लिए तुमको कल रात तक का वेट करना होगा डियर। जाजिल ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी क्यों नहीं? असल को एक्साइटमेंट हो रही थी। थोड़ा वेट कर लो, बस कल तक। मैं बहुत थक गया हूँ, अब रेस्ट करूँगा। वो उठते हुए बोला, क्या कुछ खाओगे? नहीं जाजिल नहीं, मैंने एयरपोर्ट से ही सैंडविच खरीद लिए थे लेकिन कल सुबह तुमको बहुत अच्छा सा ब्रेकफास्ट करवाना होगा। ओके डन। तुम्हारा रूम तुम्हारा रूम तुम्हें दिखा देती हूँ, असल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। असल ये बात याद ही नहीं करना चाहती थी कि वो कौन है, इसीलिए वो इतनी रिलैक्स थी। जाजिल बैग लिए असल के पीछे चला गया। बारिश की आंख गुस्से से ग्रे रंग में बदल गई थी। इससे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि वो किसी लड़के से बात कर रही थी। जाजिल अपने रूम में सो रहा था। असल ने बेड टेबल पर रखे चिट को पढ़ा जो कैटी ने इसके लिए छोड़ा था। फिर अपने रूम की तरफ आई, अलमारी से सफ़ेद रंग का टॉप निकाला और फ्रेश होने वॉशरूम में चले गए। वॉशरूम से बाहर आए तो उसका फ़ोन बज रहा था। इसने फ़ोन रिसीव किया तो फ़ोन पर कैटी थी। यार कहाँ चली गई थी तुम कैटी? कैटी ने रिसीव ने कॉल रिसीव करते हुए पहला सवाल ये पूछा था। असल ड्रेसिंग के सामने बैठे गई थी, हेयर ड्रायर को ऑन किया, साथ ही कैटी से बात कर रही थी। मुझे एक अहम काम था, वही करने गई थी। जल्दी जल्दी में फ़ोन साथ लेकर जाना भूल गई थी। वो क्या बताती कैटी को, इसे खुद नहीं पता था इसके साथ क्या हो रहा है। और अब कैसी है और अरहब कैसी है? असल ने कैटी की छोटी बहन के बारे में पूछा था। वो बेहतर है, कैटी ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा। मैं कल सुबह अरहब से मिलने आऊँगी, असल ने जाजिल के आने का बताया। फिर बात ख़त्म करके फ़ोन रख दिया। इसे अपने बालों को ड्रायर करने और सोने के लिए बेड पर चली गई थी। वो आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रही थी। असल इसे कोई पुकार रहा था। असल के कानों में कुछ सरगोशी कर रहा था। असल ने ध्यान नहीं दिया। जब वही आवाज़ दोबारा असल को आई तो वो उठ बैठी। इस आवाज़ को पीछा करती हुई घर से निकल गई थी। इसके साथ जो कल रात से हो रहा था, इसे इसके लिए असल आवाज़ की तरफ खींची चली जा रही थी। वो आवाज़ इसे इस वैम्पायर जंगल में ले गई थी। ये जंगल असल के घर से बहुत दूर था। बारिश इस वक्त अपने रूम में था जब उसे कुछ महसूस हुआ। असल के लिए वो मिनटों की रफ्तार से बंगले के बाहर आया था। असल को जाते देख तो उसके पीछे पीछे जाने लगा। ये जंगल बहुत घना था और अंधेरा भी बहुत था। वो जंगल में पहुंचकर रुक गई थी। इसने अपने इर्द गिर्द देखा देखा सन्नाटा था। अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, वैम्पायर की आवाज़ें थी। अचानक एक वैम्पायर असल के सामने नमूदार हुआ। असल इसकी खौफनाक शक्ल देखकर डर गई थी। इसके मुंह पर खून लगा हुआ था, अभी किसी इंसान का खून पिया था। नुकीले दांत बाहर निकले थे। वो वैम्पायर असल के करीब आने लगा। असल डर कर पीछे हुई तो किसी चट्टान जैसी चीज़ से टकराई। उसने मुड़कर देखा तो बारिश था। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? वो गुस्से से बोली। बारिश असल की बात पर ध्यान दे पीछे खड़े वैम्पायर को देख रहा था। पीछे खड़ा वैम्पायर ने असल का हाथ जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। इसके नुकीले लंबे नाखून असल की कलाई में गड़ गए थे। असल की चीख निकल जाती है। बारिश इसी लम्हे अपने वुल्फ रूप में आता है। इस वैम्पायर के ऊपर छलांग छलांग लगाते हुए अपने पंजों से वैम्पायर के मुंह पर हमला करता है। असल का हाथ वैम्पायर छोड़ देता है और दूर जाकर गिर जाता है। असल अपनी कलाई की तरफ देखती है, वहाँ तीन निशान पड़े हुए थे। असल का वैम्पायर रूप आ जाता है और इस वैम्पायर का ब्लड पीने आगे बढ़ती ही है कि बारिश फ़ौरन इंसानी रूप में आ जाता है और असल के सामने आ जाता है। हमें यहाँ से फ़ौरन निकलना होगा। वो असल का हाथ पकड़ते दूसरे सिम जाने ही लगता है। बारिश को अंदाज़ा हो जाता है कि वैम्पायर की फ़ौज आने वाली है जो असल को नुकसान पहुँचाएगी। असल भी अपने इंसानी रूप में आ जाती है। तुमको कहा था मुझसे दूर रहो। बासिल की इसकी चमकती ग्रे
ब्लैक शेड आंखों की तरफ देख कर कहती है, हा हा हा, तुम्हारी गलत फहमी है। मैं तुमको अपनी बेटी यहाँ से लेकर जाने दूंगा, वो भी एक वुल्फ के साथ। तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। बारिश, वो बड़ी उम्र का वैम्पायर था, आंखें रेड रेड रंग की थी। ये वही वैम्पायर था जिसे बारिश ढूंढने आया था। असल इस खतरनाक वैम्पायर की बात सुनकर हैरान होते, ये क्या बकवास है, ये क्या बकवास है, कौन हो तुम? वो तुम्हारी बेटी नहीं है, वो चीख कर कहता है। तुम मेरी बेटी हो, असल तुम इंसान नहीं हो, एक वैम्पायर हो, और अब तुम मेरे साथ रहोगे। हमने 20 साल तुमसे जुदाई बर्दाश्त की है, अब तुमको तुम्हारा रियल रूप मिल गया है और तुमने अपना ये रूप देख भी लिया है। इसके बाद मत सुनो, असल बारिश कहता है, इसे ये सब ख्वाब लग रहा था। वो वैम्पायर बारिश वुल्फ, इसने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिया था। मुझे कुछ नहीं सुनना। इसने इस वैम्पायर की तरफ देखा और फिर बारिश की तरफ देखा, जिससे उससे पता नहीं क्यों नफरत हो रही थी। वो भागी थी। बारिश इसके पीछे जाने के लिए बड़ा ही था, पर वहाँ मौजूद वैम्पायर ने बारिश को पकड़ लिया था। इसे कॉल कोठरी में डाल दो, इन बाकी भेड़ियों के साथ। इस बड़ी उम्र के वैम्पायर ने हुक्म दिया, इस बिल का फैसला मैं कल सुबह करूँगा। ये असल का रियल डैड था। इसका नाम डीमन वैम्पायर था। जब असल एक माह की थी तो इसकी मॉम क्रिस्टिया की डेथ हो गई थी। क्रिस्टिया को भी एक वुल्फ ने मार डाला था। जब क्रिस्टिया असल को अपनी मेड के साथ लिए जंगल में एयर फ्रेश लेने गई थी, वाह, ये भी एयर फ्रेश लेने के जाते हैं, फ्रेश एयर लेने गई थी, इसी दौरान दो तीन वुल्फ ने क्रिस्टिया पर अपने पंजों से हमला कर दिया था। क्रिस्टिया इसी वक्त मर गई थी। वो असल को ही क्रिस्टिया से छीनने आए थे। मेड की गोद में असल सो रही थी, इसलिए मेड थोड़े फासले पर कुर्सी पर बैठी हुई। क्रिस्टिया की आवाज़ पर मुड़कर मेड ने ये देखा तो वो वहाँ से 1 मिनट की रफ्तार में असल को लेकर गायब हो गई थी, और वो सीधा डीमन वैम्पायर असल के डैड के पास पहुंची थी और सारी बात अपने डीमन वैम्पायर, जो वहाँ का बड़ा वैम्पायर था और पावरफुल वैम्पायर था। असल की जान को खतरा था। वो सारे वुल्फ असल को ख़त्म करना चाहते थे, क्योंकि असल एक पावरफुल वैम्पायर थी मुस्तकबिल की, और इसके बाद वुल्फ का नामो निशान ख़त्म हो जाता। इसीलिए डीमन वैम्पायर ने असल की मोम के मरते ही कुछ दिनों में अच्छी फैमिली की तलाश शुरू कर दी थी, जिनकी कोई औलाद ना होता, कि वो अपनी बेटी को दे सके। ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि डीमन वैम्पायर को एक तुर्किश फैमिली का पता चला था, जिनकी कोई औलाद नहीं थी। जमाल साहब अच्छी पोस्ट पर फाइज थे और इनका एक ही भाई था, तहसीन साहब, जो कमाल से उम्र में छोटा था, और वो भी इसी दौरान तुर्की में रहते थे अपनी बीवी लीसा के साथ। इनका एक बेटा जाजिल, वो 2 साल का था। कुछ अरसे बाद तहसीन साहब अपनी फैमिली के साथ लंदन शिफ्ट हो गए थे। जमाल साहब के भाई इसके इस बारे में जानते थे कि असल इनकी सगी भतीजी नहीं थी, पर वो इसे सगों से ज़्यादा चाहते थे। जमाल और आयशा की डेथ के बाद तहसीन साहब ने असल का ख्याल रखा। इसकी हर ख्वाहिश तहसीन साहब ने पूरी की। इसे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होनी थी। डीमन वैम्पायर जमाल और आयशा, जिनकी कोई औलाद नहीं थी, अपनी बेटी असल को इनके हवाले कर दिया था। वो नहीं जानते थे कि डीमन वैम्पायर है, क्योंकि जब डीमन इनको अपनी बेटी देने आया था तो इंसानी रूप में आया था। इसीलिए जमाल साहब, उनकी फैमिली को कभी पता नहीं चला कि डीमन वैम्पायर है, और असल को इसके सगे वालदैन का भी बताने से डीमन ने मना कर दिया था। जब वक्त आएगा तो डीमन खुद इसे बता देगा। इस तरह असल अपने डैड डीमन के पास वापस आ जाएगी। आखिरी बात डीमन ने दिल में सोची थी। बारिश जोर से धाड़ा था। देखते ही देखते वो अपने वुल्फ वाले रूप में आ गया था। इसकी आंखें इतनी चमक रही थी, इसकी हर तरफ रोशनी फैल गई थी। इसने बारी बारी इन सारे वैम्पायर पर हमला किया। वो वैम्पायर भी बारिश पर हमला कर रहे थे, पर बारिश की पावर्स के सामने वो वैम्पायर कुछ भी नहीं थे। वो सारे वहीं ढेर हो गए थे। डीमन वैम्पायर पहले ही जा चुका था अपनी बेटी असल के पीछे। बारिश ने इन सब का काम तमाम किया और वहाँ से अपनी वुल्फ आवाज़ें निकालता हुआ असल को ढूंढने लगा। शी इज़ माई फ्रेंड, जो हर वक्त मुझे सेंड करती रहती है, इंस्टा पे भी टिकटॉक पे भी ये लगी हुई होती है पोस्ट वगैरह शेयर करने। एंड शी इज़ माई यूनिवर्सिटी फेलो लाइबा। बदतमीज़, तुम्हें नहीं पता मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ फिर भी टेक्स्ट करती रहती हो। उसको पता है कि ये मेरा टाइम रिकॉर्डिंग का है, फिर भी चलो कोई नहीं। असल को ढूंढने लगा। वो अपने रूप में वापस नहीं आया था। आज वो असल के सामने इस रूप में जाना चाहता था। रात गहरी होती जा रही थी। बारिश ने अपनी पावर्स के ज़रिए मालूम किया तो पता चला असल कहाँ पे है। वो अभी तक इसी जंगल के करीब एक हाईवे पर थी। बादल गरज रहे थे। एकदम बारिश शुरू हो गई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता सड़क के सेंटर में चलती जा रही थी। इसके कानों में वो सारी आवाज़ें गूंज रही थी। इसकी आंखों से आंसू निकल कर पिंग कर
पिंक होते गालों पर बह रहे थे। इससे अपनी मामा आयज़ा और जमाल बाबा याद आ रहे थे। वो मेरे सगे वालिदैन नहीं, इस बात का गम इसके दिल में चुभ रहा था। ऊपर से वो वैम्पायर थी। तुम वैम्पायर हो, इंसान नहीं हो, ये आवाज़ें इसके कान में गूंज रही थी। वो पूरी भीग चुकी थी। रुक जाओ मेरी बेटी, मत जाओ मुझे छोड़कर, डीमन ने असल से कहा था। इसे किसी चीज़ का होश नहीं था कि वो सड़क के सेंटर में चल रही है। बहुत सी गाड़ियाँ इसके पास से गुजरी थी, पर वो अपने ध्यान में चलती जा रही थी। आवाज़ें सुनकर वो रुक गई थी। चले जाएं आप, मुझे नहीं जाना कहीं आपके साथ, इसकी आवाज़ में गुजरा था। इसकी आंखें रेड हो गई थी। हाथों और चेहरों पर वही रेड लाइंस आ गई थी। डीमन ने असल का आंसू से भरा चेहरा देखा तो कुछ कहे बिना गायब हो गया था। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। डीमन जानता था असल के लिए ये बात मानना बहुत मुश्किल है कि वो एक वम्पायर है, इसलिए कुछ वक्त के लिए वो इसके सामने ना आने का फैसला कर लिया था और वहाँ से चला गया था। असल वहीं घुटनों के बल बैठ गई थी। इसने अपने आसपास रोशनी नज़र आ रही थी जिसमें इसने अपने हाथ के निशान को देखा। नहीं, ये सच नहीं है, सब झूठ है। वो अपने हाथों पर पड़े रेड और काले निशान को देखकर चिल्लाई थी। इसे अपने ऊपर गर्म तपिश का एहसास हुआ। इसने सामने देखा तो एक सफ़ेद रंग का भेड़िया था। इस भेड़िए की आंखें ग्रे शेड में चमक रही थी। वो बारिश था। असल समझ ही नहीं सकी थी कि ये वुल्फ के रूप में बारिश है। असल की हार्ट भी तेज़ हुई थी और वो भेड़िया असल के करीब आया और फिर बारिश अपने असली रूप में आ गया था। वो भी असल के सामने घुटनों के बल बैठ गया था। असल ने अपनी आंखें से इस वुल्फ को जो बारिश था इंसानी रूप में आते देखा था। असल को कुछ फील हो रहा था। इसको अपने करीब इस तरह देखकर बारिश की आंखों से नजरें हटाने का इसका दिल ही नहीं कर रहा था। वो बिना पलके झपकाए बारिश को देख रही थी। इसकी इसकी ग्रे रंग और हल्की शेड में चमक रही थी। उसे बारिश अच्छा लगा था। अच्छा तो इसके दिल को वो पहली मुलाकात में ही लगा था, पर इस बात को वो मानना नहीं चाहती थी। तुम मेरी हो, बारिश ने इसके सुर्ख गालों को छूते हुए कहा। बारिश में वो दोनों भीग रहे थे। असल की रेड काली आंखें काली हो चुकी थी। हाथ और चेहरे पर रेड और ब्लैक लाइंस थी। बारिश के छूते ही वो सारे निशान गायब हो गए थे और वो जख्म भी जो वैम्पायर के नाखूनों से पड़े थे। ये मुमकिन नहीं, असल ने बारिश की खूबसूरत ग्रे और ब्लैक चमकती आंखों में देख कर कहा और वहाँ से गायब हो गई थी। असल वैम्पायर थी, ये बात उसने माना नहीं थी, पर वैम्पायर्स पावर यूज़ की थी यहाँ से जाने के लिए। बारिश थम चुकी थी। ये मुमकिन है, असल बारिश कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। उसकी खूबसूरत आंखें ग्रे और ब्लैक रंग की हो गई थी, बहुत ज़्यादा चमक रही थी। सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। सुबह के 11 बज रहे थे। वो अभी तक सो रही थी। जाजिल कुछ देर पहले ही उठा पहले ही उठा था। फ्रेश होकर रूम से बाहर आया तो असल का रूम का गेट बंद था। खामोशी थी पूरे घर में। इसने गेट गेट नॉक किया था। दरवाजे की आवाज़ पर असल की आंख खुली थी। आज तो जाजिल को बाहर ब्रेकफास्ट करवाना था। वो बालों को समेटते हुए बेड से उतरी। गेट खोला। सामने जाजिल बिल्कुल तैयार करता। गुड मॉर्निंग। ये क्या यार, तुम सो रही हो? तुम भूल गई और मैं यहाँ भूख से मरा जा रहा हूँ। डोंट वरी, मैं तुमको मरने नहीं दूंगी। मैं रेडी होकर आती हूँ। वो बोलकर रूम में रेडी होने चली गई। जाजिल किचन में चला गया। फ्रिज से जूस की बोतल निकाल कर वो लॉन की तरफ चला गया। धूप हल्की हल्की निकली हुई थी। ठंडी हवाएं चल रही थी। सर्दी बहुत थी। वहीं चेयर पर बैठ गया था। बारिश कल रात से सोया नहीं था। इसे नींद नहीं आई थी। असल की बात सुनकर वो इस वक्त अपने फार्म हाउस में था जो शहर से दूर था। जब वो जब भी वो उदास होता था तो इसी फार्म हाउस पर आ जाता था। और हमें नाराज़ होने के लिए दूसरा कमरा नहीं मिलता, इनको फार्म हाउस मिल जाते हैं। सॉरी। वैसे सीरियसली मेरा रूम है एक, लेकिन मेरे रूम से ना मतलब ज़्यादा कब्जा उसका ना मेरी भतीजी का है। हालांकि वो भी 3 साल की होने वाली है नेक्स्ट नेक्स्ट से नेक्स्ट मंथ। फिर भी उसका सारा सामान पड़ा होता है वहाँ पर। इसने लाइट पिंक रंग का फ्रॉक पहनी थी। बालों को हमेशा की तरह खुला छोड़ा होता। एक बार खुद को शीशे में देखा। इसे अपनी काली स्याह आंखें रेड लग रही थी। रुक जाओ असल, अभी बाहर नहीं जा सकती। अगर तुम गई तो तुम्हारा वैम्पायर रूप सबके सामने आ जाएगा। इसके कानों में जानी पहचानी आवाज़ गूंजी। पिसी आवाज़, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुना तुमने? जो कुछ भी हो, वो बोल कर पलटी। इसे याद आया कि वो धूप में गई तो इसकी इसकी सारी बॉडी इस दिन की तरह जल जाएगी और फिर जाजिल को पता चल जाएगा। वो गिलास डोर के पास आई। गिलास डोर से पर्दे हटाकर इसने गिलास डोर खोला। आज तो धूप बहुत कम निकली है। मौसम देखकर सोचा। हल्की हल्की धूप इसके वजूद पर पड़ी तो इसका दर्द का एहसास हुआ था। वो चेक करना चाहती थी कि क्या आज भी वो धूप बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं, और आज भी ये हल्की धूप बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। पर्दा वापस डालकर वो परेशान हो गई कि अब वो बाहर नहीं निकल सकती। उफ, क्या मुसीबत है। वो बेड पर बैठते हुए गुस्से से बोली थी। अब मैं किस तरह बाहर जाऊंगी? जाजिल वेट कर रहा है मेरा। मैं क्यों ना अपने मुंह को कवर कर लूँ। इसने
ऐसे मैं बाहर जा सकूँगी, वो बोलते हुए उठी और अपनी अलमारी से एक ब्लैक रंग की हुडी निकाली और हुडी घुटनों से थोड़ी नीचे तक थी। इसने जल्दी से वो हुडी पहनी और साथ ही अपने ब्लैक रंग के लंबे बूट पहने जिससे इसके पाँव कवर हो गए थे और पहनकर वापस बाहर आई। नाइस ड्रेसिंग, बहुत प्यारी लग रही हो। पर ये सर पर क्यों पहने इसका हुड? जाजिल ने इसके सर पर डालते हुए हेड को हटाने के लिए हाथ बढ़ाया। वो एकदम से पीछे हुई। नहीं, मुझे बहुत ठंड लग रही है, चलो चलते हैं, वो बोलते हुए गेट की तरफ जाने लगे। असल ठीक कह रही थी, सर्दी तो बहुत है इसीलिए। वो बिना कुछ कहे असल के पीछे बाहर आया और गाड़ी में बैठ कर ड्राइविंग जाजिल कर रहा था। असल मैं सोच रहा हूँ हमें इस रेस्टोरेंट में जाना चाहिए जो ऊपर से ओपन हो, आज ज़्यादा धूप भी नहीं है, क्या ख्याल है? वो नॉर्मल ड्राइविंग करते हुए असल से पूछने लगा। असल अपनी विंडो के उस पार देख रही थी। जाजिल की बात पर वो सोच में पड़ गई थी। अगर धूप पड़ते से वो वैम्पायर बन गई तो वहाँ मौजूद सारे लोग डर कर भाग जाएंगे। नहीं, ब्रेकफास्ट मेरी तरफ से है तो होटल भी मेरी मर्जी का होना चाहिए। एक टर्किश फेमस होटल है यहाँ, वहाँ चलते हैं, वहाँ का ब्रेकफास्ट बहुत मज़े का होता है। ओके डियर। ब्रेकफास्ट करके हम कैटी को की बहन को देखने चलेंगे। मैंने कल बताया था तुमको, इसने जाजिल से कहा था मुझे एक काम है, मैं तुमको छोड़कर चला जाऊँगा, ठीक है? अब असल जाजिल जाजिल को इस फेमस होटल का रास्ता बता रही थी। कुछ देर बाद वो होटल पहुंच गए थे। वहाँ इन दोनों ने ब्रेकफास्ट किया। इस होटल में ज़्यादा रश नहीं था। जाजिल ने गाड़ी हॉस्पिटल के सामने रोकी। तुम जब तक अपने फ्रेंड से मिलाओ, मुझे यहाँ यही पास में कोई काम है, 20 मिनट में वापस आ जाऊँगा, ठीक है? वो गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके हॉस्पिटल के अंदर चली गई। हॉस्पिटल के अंदर आते ही असल ने सर से वो कैब पीछे कर दी। वो काउंटर पर अरहिब कर रूम नंबर पूछ रही थी। इसे एक अजीब सी खुशबू आने लगी। इसे समझ नहीं आई कि ये किस चीज़ की खुशबू है। वो कॉरिडोर से रूम की तरफ जा रही थी। वो खुशबू और तेज़ आने लगी। इसकी नज़र एक रूम पर पड़ी। वहाँ इसे कुछ डॉक्टर दिखे और वो कुछ आपस में बोल रहे थे। इस रूम में अंदर एक मरीज़ था जिसके सर और हाथ से बहुत ब्लीडिंग हो रही थी और वो दर्द से तड़प रहा था। इसे वहाँ से भी वही खुशबू आ रही थी जो काउंटर के पास से गुजरते हुए आ रही थी। इसकी आंखें रेड हो गई थी और पर इसे ये जब पता चला जब वो मरीज़ असल को देखकर चिल्लाया, बाहर कोई रेड रंग की आंखों वाली लड़की खड़ी है। डॉक्टर और नर्स ने मुड़कर असल देखा। असल फौरी ही कॉरिडोर की दीवार के पीछे छुप गई। इसने उसने उसको खुद समझ नहीं आया कि ये खुशबू ब्लड की है और इसकी आंखें ब्लड को देखकर लाल हो गई थी। वो वॉशरूम में गई। इसने अपनी आंखों को देखा, लाल हो रही थी। कुछ देर में असल की आंखें ब्लैक हो गई थी। वो अरहब के रूम में आई। कैटी अरहब का सामान पैक कर रही थी। हाय अरहब, अब कैसी हो तुम? मैं अब ठीक हूँ, डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया, इसने मुस्कुराकर जवाब दिया। तुम कैसी हो? असल अब कैटी से मुखातिब थे। बहुत थक गई हूँ, अब घर जाकर रेस्ट करूँगी। मम्मा पेपर वर्क करने गई हैं। असल को सब जगह खून की खुशबू आ रही थी, इसलिए ब्लड की खुशबू बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसका दिल कर रहा था वो यहाँ से भाग गई। असल के साथ वैम्पायर बनने के बाद पहली दफ़ा हुआ था कि इससे खून की खुशबू आ रही थी। असल को अचानक चक्कर आने लगे। कैटी, आप ही को देखे, इनको क्या हुआ है? कैटी रूम से बाहर अपने मोम को देखने जा रही थी, फ़ौरन असल के पास आई। क्या हुआ असल? तुमको? मुझे आदत नहीं है ऐसी जगह पर आने की, इसीलिए अजीब सी हालत हो रही है, मैं अब चलती हूँ, वो कहकर जाने लगी। ओके, मैं भी बाहर काउंटर पर जा रही हूँ, साथ ही चलते हैं। कैटी इसके साथ चलने के साथ साथ चलने लगी। एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछो। बारिश से मुलाकात हुई तुम्हारी? हाँ हुई थी, पर मैंने इसे कुछ नहीं बताया तुम्हारे बारे में, क्योंकि इससे कुछ पूछा ही नहीं। कैटी, मैं बारिश को डेट पर ले जाना चाहती हूँ। क्या कहा? असल हंसने लगी। तुम इससे डेट पर लेकर जाओगे? ये लड़के लड़के लेकर जाते हैं डेट पर? मैंने तो ऐसा सुना है, तुम पहली लड़की हो जो लड़के को डेट पर लेकर जाओगे। असल का मूड ब्लड की वजह से ख़राब हुआ था। कैटी की बात सुनकर ठीक हो गया था। हंस हंस क्यों रही हो? ज़रूरी है क्या लड़का ही लेकर जाए डेट पर? हॉस्पिटल के बाहर इसे जाजिल नजर आया था। कैटी की बात अधूरी रह गई थी। जाजिल आ गया है? कैटी मैं जा रही हूँ, टेक केयर। और अब हो रही ठीक तरह हो जाए तो तुम आ जाना, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, कैटी ने कहा। असल हॉस्पिटल से बाहर आई, गेट खोलकर कार में बैठ गई। मुझे घर लेकर चलो, मेरी तबीयत नहीं ठीक। असल ने कार में बैठते हुए जाजिल से कहा। क्या हुआ? पता नहीं, चक्कर आ रहे थे। मैंने सोचा था तुम मुझे आज पूरा तुर्की घुमाओगी, आज मौसम भी अच्छा है, फिर भी तुमको शॉपिंग पर लेकर जाऊंगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं अकेला ही घूम लूंगा। जाजिल ने यू टर्न लेते हुए कहा। शाम में चलेंगे हम लॉन्ग ड्राइव पर। असल ने कहा ओके। जाजिल ने असल को घर पर ड्रॉप किया और खुद कहीं चला गया था। असल ने जल्दी से वो कोट उतारा और इसे अब गर्मी लग रही थी। वो कुछ देर के लिए बेड पर जा लेटी तो इसे नींद आ गई थी। बारिश होकर उठा तो शाम का अंधेरा फैल रहा था। वो फार्म हाउस से निकलकर अपनी कार में बैठा। इसे अभी असल से मिलना था। वो कुछ देर में अपने बंगले के सामने पहुंच गया था। वो कार से उतरकर असल के घर के करीब आया। इसने अपनी पावर के जरिए
लॉक खोला और घर में दाखिल हो गया। बारिश सीधा असल के रूम की तरफ बढ़ा। गेट खोलकर वो रूम में आया। असल सो रही थी। वो कुछ देर असल को देखता रहा। असल के चेहरे को छूता तो असल उठ गई। उठ गई से पहले असल बारिश को अपने करीब देखती। बारिश वहाँ से गायब हो गया था। बारिश तो तो वहीं पर असल की नज़रों से वो ओझल हो गया था। इसे लाउंज से आवाज़ें आने लगी। वो जाजिल था जो अभी भी बाहर से आया था असल के लिए शॉपिंग करके। असल उठकर रूम से बाहर आई। ये सब क्या है? 3-4 शॉपिंग बैग मेज़ पर रखते तो असल ने पूछा, ये सब तुम्हारे लिए, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। मैंने कहा था ना तुमको एक सरप्राइज़ दूंगा, तो वक्त आ गया है। वो मुस्कुरा कर बोला, ओके। वो शॉपिंग बैग उठाते अपने रूम में आई। असल को अपना रूम में गर्माइश महसूस हुई। क्या बारिश आया था यहाँ? असल ने सोचा। पर वो क्यों आएगा यहाँ? बारिश असल के रूम में मौजूद था और इसने असल के चेहरे पर जाजिल के दिए हुए गिफ्ट के तासुरात देखे। वो बहुत खुश लग रही थी। इसकी कैफियत अजीब हो गई थी और वहाँ से चला गया था। असल ने बैग में से ब्लैक कलर का वेलवेट का कोट और नेट की मैक्सी निकाली और रेड रंग की हाफ स्लीव मैक्सी थी। इसके ऊपर जगह जगह नग लगे थे। वह बहुत चमक रही थी। दूसरा शॉपर में नेकलेस और गोल्डन क्लच था और तीसरे बैग में खूबसूरत ब्लैक हील थी जिस पर रिंग चमक रहे थे। इसे सारी चीज़ें बहुत पसंद आई थी। सामान बेड पर रखकर वो फ्रेश होने वॉशरूम में चली गई थी। बारिश ऊपर वाले फ्लोर के टेरेस पर खड़ा वहां से असल का रूम नज़र आ रहा था और असल को तैयार होता देख रहा था। असल रेड मैक्सी पहनी हुई थी। इसने बालों को नीचे से कर्ल किए हुए थे। लाइट मेकअप किया था। रेड रंग की लिपस्टिक इस पर बहुत अच्छी लग रही थी। असल दूर से ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। बारिश जाजिल का माइंड रीड कर चुका था कि जाजिल इसे क्या सरप्राइज देने वाला है। असल के दिमाग में क्या चल रहा था? बारिश को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि असल भी जाजिल को पसंद करती है। बारिश का दिल की इस बात को सोचकर डूबा जा रहा था। इसकी खूबसूरत आंखें चमक रही थी। जब वो उदास होता तो इसकी आंखों का रंग बदल जाता था और इस वक्त तक ठीक नहीं होता था जब तक इसकी उदासी ख़त्म नहीं हो जाती थी। अचानक बाहर बर्फबारी होना शुरू हो गई थी। असल रूम से बाहर लाउंज में आए तो जाजिल की नज़रें असल पर टिक गई थी। बहुत खूबसूरत लग रही हो, वो बहुत खूबसूरत थी, पर आज इंतहा की हसीन लग रही थी। चलो अब चलते हैं, रात के 9 बज रहे हैं। वो दोनों कार में बैठकर वहाँ से किसी सुनसान रोड की जानिब जा रहे थे। बारिश भी अपनी ब्लैक मर्सिडीज इनके पीछे आ रहा था। शहर से दूर एक बहुत शानदार होटल पैलेस क्लब था। जाजिल ने अपनी कार इस होटल के सामने रोकी। होटल के सामने कुछ और वर्कर खड़े थे। इनको इसी काम के लिए खड़ा किया हुआ था। जब कोई कस्टमर आए तो वो इनका अच्छे से इस्तकबाल करे। वर्कर वर्कर ने कार को देखा तो इन वर्कर में से दो वर्कर इस कार के पास आए और एक वर्कर ने असल की गेट की साइड का गेट खोला और वो कार से बाहर निकली और दूसरा जाजिल की साइड की तरफ चला गया। जाजिल कार से उतर गया था। इसने चाबी वर्कर को दी और खुद असल के साथ पास चला गया। इसने अपना हाथ असल के सामने बढ़ाया था। असल ने मुस्कुरा कर इसके, यार कितना गंदा नाम है असल, मतलब गंदा नहीं है, अजीब नाम है, वियर्ड है, बोलते हुए भी ऐसा लगता है असली चीज़ बोल रहा है बंदा। असल ने मुस्कुराकर इसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और फिर वो दोनों होटल के अंदर चले गए। बाहर इस अपने कार में बैठे ही सब देख रहा था। इसका दिल बंद हो रहा था। इसका दम घुट रहा था। असल को किसी और के साथ देखकर इसे एहसास हुआ था कि असल भी जाजिल को पसंद करती है। वो एक पल के लिए भी वहाँ नहीं रुका। वहाँ से फार्म हाउस की तरफ जाते रोड पर अपनी गाड़ी मोड़ दी। बारिश का पीछे कोई कर रहा था। ये बात बारिश को नहीं पता चली क्योंकि वो बहुत उदास था। इसके दिलो दिमाग पर असल छाई हुई थी। ये ये एक बहुत ताकतवर वैम्पायर था जिसे डीमन वैम्पायर ने बासिल को मारने का हुक्म दिया था। बारिश ने अपनी कार फार्म हाउस के सामने रोकी। बारिश उतरकर फार्म हाउस में जा ही रहा था कि इसके सामने वो वैम्पायर आकर खड़ा हो गया। तेजी से उड़ते हुए इस वैम्पायर ने बारिश के चेहरे पर हमला किया। बारिश जोर से ज़मीन पर गिरा। इसने सोच लिया था वो वुल्फ के रूप में नहीं आएगा, वो इंसानी रूप में इस वैम्पायर का मुकाबला करेगा। वो तेज़ी से उठा, इस वैम्पायर की गर्दन पकड़ ली और वैम्पायर दहाड़ रहा था। बारिश को बहुत गुस्सा आ रहा था। बारिश को पता चल गया था इसे असल के डैड डेमन ने भेजा है। इसने अपनी ताकत से इसकी गर्दन मोड़ दी और इसे ज़मीन पर फेंक दिया था। इस वैम्पायर की सांसें अभी तक बाकी थी। बारिश पर फिर से हमला करने का सोच रहा था। बारिश को इसकी सोच का अंदाज़ा हो गया था। बारिश एक सेकंड की रफ्तार में फार्म हाउस के अंदर गया। इस फार्म हाउस में एक रूम था जहाँ बहुत से नोकदार लकड़ियाँ रखी थी। ये लकड़ियाँ बारिश ने वैम्पायर को ख़त्म करने के लिए तैयार की थी। जब इसे पता चला था कि इसके पेरेंट्स को वैम्पायर ने मारा था, इस दिन से वो इस फार्म हाउस के करीब जंगल से लकड़ियाँ कट कर लाता और इसकी तेज़ नोक धार वाली लकड़ी बनाकर इस रूम में रखी थी। वो लकड़ी लेकर बाहर आया और इस वैम्पायर के सीने में कोप दी। वो वैम्पायर वहीं मर गया। इस वैम्पायर पर आग लगी और खुद फार्म हाउस के अंदर चला गया। इसने अपना चेहरा शीशे में देखा। इसके चेहरे पर इस वैम्पायर के नाखून के निशानात थे। बारिश ने निशानात पर हाथ लगाया तो वो निशान गायब हो गए थे।
ہلکی ہلکی آواز میں میوزک چل رہا تھا، بہت ہلکی آواز میں میوزک چل رہا تھا۔ بہت سے کپلز اس ہوٹل میں ڈنر کرنے آئے ہوئے تھے۔ اس ہوٹل میں ایک ویک پہلے بکنگ کروانی پڑتی ہے۔ حسن نے چمکتی لائنز کو دیکھ کر جازی سے کہا، ہاں میں جب لنڈن میں ہی تھا جب تب ہی کروا لی تھی۔ اس نے چمکتی لائٹر سے اس کی یاد آ رہی تھی، بار بار اس کی نظریں ان چمکتی جل بجھ لائٹ پر جا رہی تھی۔ بارش کی آنکھیں کتنی خوبصورت تھی جب دو شیڈ میں چمکتی تھی۔ اس نے پہلی بار اس کی آنکھیں چمکتی ہوئی اپنے قریب دیکھی تھی اس رات۔ وہ کیوں سوچ رہی تھی بارش کا اس وقت جب زادل اس کے ساتھ تھا؟ حسن نے سوچتے ہوئے لائٹ پر سے اپنی نظر ہٹا لی۔ آرڈر وہ پہلے ہی دیکھ چکے تھے، ان کا آرڈر آ چکا تھا، وہ ڈنر کر رہے تھے۔ اصل کا ویسے ہی دل کچھ عجیب ہو رہا تھا، یہاں موجود انسان کی بلڈ کی اسمیل آ رہی تھی۔ اس نے تھوڑے ہی ڈنر کیا تھا، پھر اس نے کھانا نہیں کھایا گیا کچھ۔ تم ڈنر کیوں نہیں کر رہی اصل؟ جازل نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بے چین سی لگ رہی تھی۔ میرا دل نہیں کر رہا اور کھانے کو جازل، میں باہر جا رہی ہوں تو ڈنر کر کے آ جانا۔ اوکے میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ جازل بھی اٹھتا ہوا بولا، ارے تم ڈنر کر لو پھر آ جانا، مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تم اس طرح میری وجہ سے ڈنر چھوڑو۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اصل۔ اوکے تم باہر چلو میں آتا ہوں۔ اس نے ہاف پیمنٹ کرنی تھی اسی لیے وہ رک گیا تھا۔ اصل باہر آئی، وہ کار کے گیٹ سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، اس کا دل عجیب ہو رہا تھا۔ اس نے سمجھ نہیں آ رہا تھا ایسا کیوں ہو رہا ہے اصل۔ اس کے کانوں میں بارش کی آواز آئی، اصل کی ہارٹ بیٹ تیز ہوئی تھی۔ اس نے اپنے آس پاس دیکھا پر بارش تو وہاں نہیں تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ اٹھ کر بارش کے پاس چلے جائے۔ یہ خیال اس کے دل میں کیوں آ رہا تھا؟ اور ابھی اس وقت جب وہ جازل کے ساتھ تھی، جازل کو وہ پسند کرتی تھی۔ جازل بھی ہوٹل سے باہر آ گیا تھا۔ جازل نے رنگ نکال کر اصل کے سامنے کی، بہت خوبصورت رنگ تھی، تین نگوں کی۔ ول یو میری می؟ اس نے مسکرا کر اپنا ایک ہاتھ اصل کے ہاتھ سامنے کیا۔ اصل نے جازل کی طرف دیکھا تو اسے بارش کا چہرہ نظر آیا، بارش کی گرے بلیک آنکھیں چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اصل نے اپنے قدم پیچھے کیا، آئی ایم سوری میں تم سے یہ منگنی نہیں کر سکتی جازل، وہ بول کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ جازل اسے جاتا دیکھ رہا تھا، وہ گیٹ کھول کر کار میں بیٹھنے والی تھی، اس سے جازل کا خیال آیا وہ جازل کو کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ اتنے میں جازل کار کے پاس آیا، سوری جازل مجھے نہیں پتا کیا ہو گیا۔ اصل نے گیٹ کا دروازہ واپس بند کیا، جازل سے کہنے لگی اٹس اوکے چلو گھر چلتے ہیں۔ اصل نے سر کو ہلایا اور کار کے دوسرے سائڈ چلی گئی، گیٹ کھول کر کار میں بیٹھ گئی۔ یار مجھے جازل کے لیے برا فیل ہو رہا ہے۔ جازل بھی بیٹھ گیا تھا فاسٹ ڈرائیونگ کرتے ہوئے۔ جازل نے ایک نظر اصل کو دیکھا، وہ بالکل خاموش کھڑکی کے اس پار دیکھ رہی تھی۔ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ جازل کی آواز اصل کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ چونکی، مجھے خود نہیں پتا، اس کو کیا بتاؤں؟ وہ دل میں سوچنے لگی، پتہ نہیں۔ اصل نے آدھا ادھورا جواب دیا تھا، میں تم کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اصل، تم میری سب سے اچھی کزن ہی نہیں میری دوست بھی ہو، اور میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ تم بھی مجھے پسند کرتی ہو پر میں غلط تھا۔ وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اصل کو بتانے لگا، نہیں ایسی بات نہیں، میں بھی تمہیں پسند کرتی ہوں پر مجھے لگتا ہے شادی کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ وہ بولتے بولتے رکی، کیا سمجھوں میں اس بات کا مطلب؟ تمہاری گھر کے سامنے کار روکتے ہوئے جازل نے اپنا رخ اصل کی طرف کیا۔ جازل کی آنکھوں میں بہت سے سوال تھے پر وہ الجھ گئی تھی باسل اور جازل کے پیچھے۔ بارش اور بازل ہوتا نا پھر بھی ٹھیک تھا، بارش اور جازل کے پیچھے۔ جازل اس کے لیے بہت اہم تھا اور بارش کون تھا؟ وہ اس کے حواسوں پر سوار تھا، اوپر سے وہ ایک ویمپائر ہوں اور اوپر سے میں ایک ویمپائر ہوں، اف میں کتنی الجھن میں ہوں۔ اصل نے جازل کی آنکھوں میں دیکھ کر سوچا، کیا ہم اس پر کل بات کریں؟ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، اصل نے کہا اور کار سے اتر کر گھر میں چلی گئی تھی۔ اوکے جازل بھی کار سے اتر کر کار سے باہر نکلا اور گھر میں چلا گیا۔ جازل اور اصل اپنے روم میں چلے گئے، کیٹی ابھی تک اپنی موم کے گھر میں تھی۔ اصل روم میں آئی، اس کا دل باسل کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ وہ واپس روم سے باہر لاؤنج میں آئی، جازل کا روم کا دروازہ بند تھا۔ وہ کوٹ پہن کر گھر سے نکلی اور سیدھا بارش کے بنگلے کے سامنے جا کر رک گئی، سوچنے لگی اندر کیسے جائے کیونکہ وہ بارش کو بس ایک نظر دیکھنا چاہتی تھی، وہ اپنے ویمپائر پاور استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کچھ سوچ کر ڈور بیل بجا دی، کچھ ہی دیر میں ڈور کھل گیا تھا، وہ اندر چلی گئی۔ اندر بارش کا خاص ملازم تھا اور ملازم اصل کو جانتا تھا کہ یہ سامنے والے گھر میں رہتی ہے اور بارش سے بات کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ مجھے بارش سے ملنا ہے، باس صاحب گھر پر نہیں ہے، ملازم نے بتایا۔ اوکے آپ اسے میرے آنے کا نہیں بتائیے گا، میں خود مل کر بتا دوں گی۔ اصل کے چہرے پر جو خوشی کی چمک تھی وہ ساری اڑ گئی تھی۔ ملازم نے یہ بات نوٹ کی تھی، اصل نے کہا اور واپس جانے کے لیے مڑ گئی تھی۔ ملازم سمجھ گیا تھا دونوں کے درمیان کچھ تو ہے، اسی لیے اصل اتنی رات کو بارش سے ملنے آئی تھی اور تیار بھی ہیں اتنا جیسے ڈنر پارٹی میں جانے کے لیے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی دیکھتا تو یہی سوچتا جو بارش کے ملازم نے سوچا تھا۔ اصل اور بارش کے بارے میں
بارش نے منع کیا تھا کبھی کسی کو اس کے فارم ہاؤس کا ایڈریس نہ بتایا۔ ملازم نے اس معصوم لڑکی کا چہرہ اداس دیکھا تو اس سے ایڈریس بتانے کا سوچا۔ اصل بیٹی یہ ملازم کے بعد پر وہ رک گئی تھی۔ وہ اپنے فارم ہاؤس پر ہے، میں آپ کو وہاں کا ایڈریس بتاتا ہوں، آپ وہیں چلے جائیں۔ اصل کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ ملازم اسے ایڈریس لے کر وہ بنگلے سے باہر آئے، واپس گھر کے اندر گئی، وہاں سے کار کی چابی لی اور کار میں بیٹھ کے رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ فل سپیڈ میں اندھا دھند ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ کوئی تھا جو مسلسل اصل پر نظر رکھے ہوئے تھا، اصل کے ڈیڈ کے کہنے پر جیک نے اصل کا تعارف کروانا شروع کر دیا تھا۔ اصل کو دیکھتے ہی اس کا دل اصل پر آ گیا تھا۔ اس بات کا علم اصل کو نہیں تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ جب جیک اصل کے ڈیڈ ڈیمن ویمپائر کا دوست کا بیٹا تھا، ایک خطرناک ویمپائر جس کا نام جیک تھا۔ اس نے 1000 لوگوں کا خون پیا تھا پر ان کی جان لی تھی، اور وہ ینگ ویمپائر میں سب سے طاقتور ویمپائر تھا۔ اس سے سارے چھوٹے موٹے ویمپائر ڈرتے تھے۔ ہلکی آواز میں میوزک چل رہا تھا۔ وہ جلد سے جلد بارش کے پاس پہنچنا چاہتی تھی۔ سامنے سے آتی ایک کار سے اس کی بری طرح ٹکرا گئی تھی۔ اس سے اب کچھ بھی نہیں ہوا تھا، پر سامنے کار میں بیٹھے 2 کپلز بری طرح زخمی ہو گئے تھے۔ وہ کار سے اتر کر باہر آئے۔ اس روڈ پر بڑی بڑی لائٹس لگی ہوئی تھی۔ رات کے اس پہر روڈ ٹرانسپورٹ کم تھی۔ 6-7 لوگ کار کے قریب جمع تھے۔ اصل بھی لوگوں کے درمیان سے نکل کر کار کے قریب آئے۔ وہاں موجود لوگ اصل کو دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے خوبصورت لڑکی کی کار سے یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، پر اس کو نہیں پتہ تھا۔ وہ حیرت میں تھی۔ ان کپلز کا بہت خون بہہ گیا تھا، سارا خون روڈ پر پڑا ہوا تھا۔ اصل کا سر چکرانے لگا۔ خون کو دیکھ کر وہ اپنے ویمپائر روپ میں آ گئی تھی۔ اس کا چہرہ پر بلیک اور ریڈ لائنز بڑھنے لگی تھی، آنکھیں ریڈ ہو گئی تھی۔ وہ لوگ اس خوبصورت پری جس کی جیسی لڑکی کا یہ روپ دیکھ کر ڈر گئے تھے اور اس سے ڈر کر دور بھاگنے لگے تھے۔ اس سے پہلے اصل ان لوگوں سے کچھ کہتی، جیک اس کے سامنے آ کر، وہ بھی ویمپائر روپ میں تھا اور زوردار گرجتا، تم انسانوں کو جینے کا حق نہیں ہے۔ وہ باری باری ایک سائیڈ میں سے ان لوگوں پر جھپٹا اور ان کا خون پی گیا۔ جب بھی کوئی انسان کسی ویمپائر کو اس ویمپائر روپ میں دیکھ لیتا تو وہ انسان زندہ نہیں بچتا تھا۔ اس کی آواز اتنی تھی کہ ایک سائیڈ میں اس انسانوں کو خون پی کر اس کو پھینکتا جا رہا تھا۔ اصل یہ سارا منظر دیکھ کر چیخی، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چھوڑ دو ان لوگوں کو۔ 2 انسان جو تیزی سے کار میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگ رہے تھے، وہ ان کے سامنے آ کر رک گیا تھا۔ ہا ہا ہا، پرنسس جسے ہم نے دیکھ لیا، ہمارے اس ویمپائر روپ میں اس کا مارنا لازمی ہو جاتا ہے، وہ اپنی بدصورت آواز میں بولا تھا اور ان 2 انسانوں پر لپکا تھا۔ اصل اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھانا ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی، وہ غصے میں بولی تھی۔ اس کے وجود سے غصہ جھلک رہا تھا۔ کار میں بیٹھے شخص جلدی وہاں سے کار کو ریورس کر کے وہاں سے چلا گیا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے پرنسس؟ اب وہ ہماری کمپلین کرتے گا ویمپائر کورٹ میں اور ہم سارے ویمپائر مارے جائیں گے۔ وہ اس کے نزدیک آ کر بولا۔ وہ پیچھے ہوئی، مجھ سے دور رہو، اور ہاں اچھا ہے تم ویمپائر مر جاؤ اور ہم انسانوں کا خون پی کر انسانوں کی جان لیتے ہو۔ ہاں ہاں، تم انسان نہیں ویمپائر ہو، ڈیمن انکل کی بیٹی۔ اچھا تو تم ڈیمن ویمپائر نے بھیجا ہے، تم لوگ میری جان کیوں نہیں چھوڑتے؟ سب وہ چلاتے ہوئے اس انسانی روپ میں واپس آ گئی تھی۔ تو ہم اپنے ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔